यार अभी एक बहुत ही मज़े का वाक़या हुआ है। ये जो गाड़ी आप मेरी बैक साइड पर देख रहे हैं, क्यूट सी वाइट कलर की व्हीकल, अभी मैंने इसकी टेस्ट राइड ली है। और जब मैं इसको पार्किंग से निकाल रहा था तो वैसे मैं आपको बताऊं, इसमें 3 ड्राइविंग मोड्स हैं, एक इको है, एक नॉर्मल है और एक स्पोर्ट मोड है। तो जब मैं इसको पार्किंग से निकाल रहा था तो ये गाड़ी इको मोड में थी और जब मैंने एक्सेलरेटर प्रेस किया तो इस गाड़ी ने मुझे हल्का सा डराया है। डराया इस तरह से है कि इस गाड़ी की जो पिक थी वो थोड़ी सी खौफनाक लगी मुझे। तो मैंने कहा यार गाड़ी तो छोटी सी है, इतनी ज़्यादा पिक कैसे हो सकती है। और फिर मैंने ये सोचा कि यार हो सकता है कि गाड़ी का जो एक्टिव स्पोर्ट्स मोड है वो ऑन हो, क्योंकि 3 मोड्स हैं गाड़ी में। तो फिर मैंने जब मोड्स चेक किए तो गाड़ी इको मोड पर थी और मुझे थोड़ा सा सरप्राइज़ मिला कि यार इको मोड में गाड़ी इतनी ज़्यादा पावरफुल और इतनी एग्रेसिव कैसे हो सकती है। बहरहाल मैंने गाड़ी को बाहर निकाला और मैंने कहा यार चलो इको मोड में इस गाड़ी का ये हाल है तो चलो ज़रा इसका स्पोर्ट मोड एक्टिव करके हम चेक कर लेते हैं। मैंने जब गाड़ी का स्पोर्ट मोड एक्टिवेट किया और मैंने गाड़ी को एक्सेलरेट किया तो गाड़ी के अंदर से प्रॉपर व्हील स्पिन की आवाज़ आई और गाड़ी का जो पुल था वो इतना शानदार था कि डैशबोर्ड पर रखा हुआ जो मेरा कैमरा था वो स्लिप करके सीट के नीचे गिर गया। मतलब इतना ज़्यादा पुल इस गाड़ी में था। तो मेरे लिए ये बड़ी हैरानी वाली बात थी। और मैंने जब इंटरनेट पे इसकी गाड़ी की स्पेक्स चेक की तो मुझे ये पता चला कि ये गाड़ी जो टॉर्क बनाती है वो टोयोटा ग्रैंडी से भी ज़्यादा है। होंडा सिविक से थोड़ा सा कम टॉर्क ये गाड़ी बनाती है। सिविक भी टर्बो वाली, जो 1.5 टर्बो वाली सिविक है उससे थोड़ा सा कम टॉर्क बनाती है। तो मुझे लगा कि यार हो सकता है कि वेबसाइट पर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हो। फिर मैंने 2-3 और वेबसाइट्स पर चेक किया तो इस गाड़ी का टॉर्क 195 न्यूटन मीटर्स है। ग्रैंडी तकरीबन 170 से 175 के दरमियान में टॉर्क बनाती है। सिविक का 220 है। अब आप सोचें कि 200 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क ये गाड़ी बनाती है तो कितनी ज़्यादा पावर होगी इस गाड़ी में। अच्छा, ये सारी स्टोरी सुनाने की वजह यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आजकल की मॉडर्न गाड़ियाँ आ रही हैं, नो डाउट कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बाज़ लोग कहते हैं कि यार मॉडर्न गाड़ियों का वेट कम करते जा रहे हैं, क्वालिटी को डिग्रेड करते जा रहे हैं, क्वालिटी को उनकी जो है उनको क्वालिटी और मयार को कम करते जा रहे हैं। में भी होता होगा ऐसा, लेकिन मेरे ख़्याल से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे जाती जा रही है गाड़ियों के अंदर इंसेन पावर आती जा रही है। अब ये छोटी सी टाइनी सी गाड़ी है, 195 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ आप यकीन करें कि आप इस गाड़ी को चलाएंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, अब ये सारी बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नई आ रही है, जैसे जैसे गाड़ियाँ मॉडर्न होती जा रही हैं, गाड़ियों की क्वालिटी और गाड़ियों का जो उसका क्वालिटी का मयार है वो गिरता जा रहा है। मैं भी ऐसा होता हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है वो फीचर्स गाड़ियों में मिल रहे हैं जो आज से 10-20 साल पहले हमने सोचा भी नहीं था कि यार छोटी छोटी गाड़ियों में ये फीचर्स भी मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें इस वक्त तो ग्रैंडी को आज से 7-8 साल पहले, 9 साल पहले ग्रैंडी समझी जाती थी कि वो पाकिस्तान के अंदर एक टॉप ऑफ द लाइन किस्म की चीज़ है। और ऑब्वियसली क्योंकि गाड़ी में 1800 सीसी इंजन आता था तो पावर की वजह से भी लोग ग्रैंडी को प्रेफर करते थे। अब आप सोचें कि 660 सीसी गाड़ी है, मतलब छोटी सी, ऑब्वियसली ये उसी कैटेगरी में आएगी 660 सीसी इंजन वाली, और उसमें ताकत ग्रैंडी से भी ज़्यादा है। सिविक का मुकाबला लिटरली ये गाड़ी करती है पावर में। तो सोचें कि यार कितनी अमेजिंग चीज़ है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, फ्यूचर में 10 साल बाद तो हमें नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी गाड़ियों में देखने को मिलेगी और ऐसा हो भी रहा है। अच्छा, आज की वीडियो में हम ये गाड़ी डिटेल से देखेंगे। अब अगर हम इसके मॉडल की वेरिएंट की बात करें तो ये है जी मित्सुबिशी EK-X EV और इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसमें अगर रेंज की बात करें तो 180 किलोमीटर्स की रेंज के साथ आती है। तकरीबन 170-180 की आपको सिंगल चार्ज में ये गाड़ी रेंज देगी। और इसकी जो बैटरी है बेसिकली 20 किलोवाट आवर्स की है। बैटरी पैक इसका बहुत छोटा सा है, लेकिन गाड़ी का साइज़ भी तो आप चेक करें, मतलब छोटी सी। और उस हिसाब से अगर आप 180 की रेंज देखें तो सिटी ड्राइविंग के लिए ये बहुत अच्छी गाड़ी है। और क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन बहुत क्विक है, बहुत ही स्विफ्ट किस्म की व्हीकल है ये, तो शहर में आपको इस गाड़ी को चलाते हुए मज़ा आएगा जब आप इस गाड़ी से ट्रैफिक को ओवरटेक करेंगे। बहुत अमेजिंग किस्म की व्हीकल है। अच्छा, प्राइस की अगर बात करें तो ये 2022 का मॉडल है, 25 की इंपोर्ट है और इसकी डिमांड की जा रही है 5.2 मिलियन। एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊं कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप ये वाली गाड़ी खरीदना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर स्पोर्ट्स की 2 ब्रांचेस हैं। एक तो ये वाली है जो रावलपिंडी GT रोड पर DHA फेज़ 2 गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। दूसरी ब्रांच रावलपिंडी सदर में है, मरी रोड पर, मुनाल से अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो राइट साइड पर आपको
पहले लासानिया रेस्टोरेंट नज़र आएगा, थोड़ा सा आगे ऑक्सेंट ग्रिल नज़र आएगा और उसके सेंटर में सैगल मोटर स्पोर्ट्स नज़र आएगा। तो यहाँ पर आप मज़े मज़े के खाने भी इंजॉय कर सकते हैं और ऑब्वियसली व्हीकल्स तो आपको यहाँ से मिलेंगी ही। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रिव्यू स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम गाड़ी की से, और हमारे पास मित्सुबिशी की आइकॉनिक की है। मित्सुबिशी की बैच के साथ लॉकर अनलॉक का बटन आपको मिलता है। फिर अगर गाड़ी के फीचर्स की बात करें और फेशियल लुक की बात करें तो देखने में ये बिल्कुल मित्सुबिशी EK-X या EK वैगन जैसी ही नज़र आती है आपको, जो नए वाले वेरिएंट्स उसके आते हैं। एक्सटीरियर फ्रंट से रियर साइड से तकरीबन बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन ये गाड़ी कम्प्लीटली डिफरेंट है। एक बात तो ये कि ये कम्प्लीटली EV है, इसमें कोई इंजन नहीं है, इसमें कोई फ्यूल नहीं डलता, इसको आप इलेक्ट्रिकली चार्ज करेंगे तो यस, ये उस हिसाब से तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की चीज़ है। रेंज एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, इस गाड़ी की रेंज 180 किलोमीटर्स आपको मिलती है और 20 किलोवाट आवर्स की लिथियम आयन बैटरी इस गाड़ी में इंस्टॉल्ड है और 47 किलोवाट आवर्स की इस गाड़ी में आपको मोटर मिलती है जो कि 195 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाती है और टॉप स्पीड इस गाड़ी की 130 किलोमीटर्स है और जो रेंज है वो तकरीबन 180 किलोमीटर्स की आपको मिलती है सिंगल चार्ज पर। चार्जिंग टाइम की अगर बात करते चलें तो ये गाड़ी 8 घंटों में चार्ज होती है और जैसे आप घर में इसको नॉर्मली चार्ज करते हैं तो उसमें ये तकरीबन 8 घंटे लेती है, लेकिन ये गाड़ी फ़ास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है जिसमें ये गाड़ी फुल चार्ज होती है तकरीबन 40 मिनट्स के अंदर अंदर। तो यस, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको फास्ट चार्जर या कमर्शियल चार्जर पर क्विकली चार्ज भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बेसिक फ़ीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी की लेंथ तकरीबन 3395 है और इस गाड़ी की अगर विड्थ की बात करें तो 1475 mm इसकी विड्थ है और हाइट इस गाड़ी की 1655 mm बनती है। इसका टोटल वेट जो है 1070 से 1080 kg के दरमियान बनता है, मतलब वो मॉडल और डिफरेंट जो उसमें इक्विपमेंट्स इंस्टॉल्ड होंगे उनके वेट के हिसाब से। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली 5 पैसेंजर्स के लिए ये एक बेहतरीन किस्म की व्हीकल है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें तो 4 बंदों के लिए ये बहुत डिसेंट गाड़ी होती है स्पेस के लिहाज से, क्योंकि इस गाड़ी की विड्थ बहुत ज़्यादा नहीं होती। बूट कैपेसिटी इसकी बहुत डिसेंट है, 107 लीटर की तकरीबन बूट कैपेसिटी इस गाड़ी में आपको मिलती है, जो कि गाड़ी के हिसाब से देखें तो डिसेंट है। लेकिन जितना इस गाड़ी में टॉर्क है मेरे ख्याल से ये 5 बंदों को पुल करने के लिए भी काफ़ी है, बल्कि जितना इस गाड़ी में टॉर्क है इस गाड़ी के पीछे अगर एक और गाड़ी ऐसी ही लगा दें उसमें भी 5 बंदे बैठे हुए हों तो मेरे ख्याल से ये टॉर्क इनफ होगा इन दोनों गाड़ियों को पुल करने के लिए। और साथ ही साथ आप इस गाड़ी को जब चलाएंगे तो ये टॉर्क आपको हर वक्त मज़ा कराएगा, मतलब सही मज़े की चीज़ है। फिर उसके अलावा अगर हम फीचर्स की बात करें तो गाड़ी को जब आप अनलॉक करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आपको वेलकम करेगी। लाइट्स बहुत खूबसूरत हैं इस गाड़ी की, बेहद अमेजिंग है। तो चलें इसका स्टार्टअप भी मैं आपको पहले दिखाता हूँ जल्दी से। इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं और फिर गाड़ी का जो फ्रंट एक्सटीरियर जितनी भी है इसको हम डिटेल से देखते हैं। तो पहले मैं आपको इसका स्टार्टअप दिखाता हूँ जल्दी से और फिर इसकी लाइट्स वगैरह को भी ऑन कर लेते हैं। एक चीज़ और भी है कि यहाँ पर ये प्रॉपर स्मार्ट एंट्री के साथ आती है, तो यस क्योंकि जैपनीज़ है तो ये फीचर्स भी इसमें आपको मिलते हैं। तो की अगर आपके पास मौजूद है तो आपको कोई भी बटन उसके ऊपर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। और ये है जी इसकी इंटीरियर की फ़र्स्ट लुक, अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत वाइट इंटीरियर है इसका। नॉर्मली इस तरह का इंटीरियर आप 660 सीसी इंजन वाली गाड़ियों में इस कलर का इंटीरियर आपको देखने को नहीं मिलता। ये इसको बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। ये देखिए, आ जाएँ आप स्टार्टअप चेक करते हैं इसका। ओके जी, कुछ इस तरीके से ये वेलकम करती है। अब हम इसकी हेडलाइट्स को भी ऑन कर लेते हैं, हाई बीम को भी ऑन कर लेते हैं और साथ ही हैज़र्ड लाइट स्विच को भी ऑन कर लेते हैं। हाँ जी, तो एक्सटीरियर की लुक्स आप देख सकते हैं जो कि कुछ ऐसे आपको नज़र आएंगी। अब है तो ये छोटी सी गाड़ी, लेकिन इसके फ्रंट की डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से है, इसकी लाइट्स की, ग्रिल की, बम्पर की डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से बनी हुई है कि आपको बिल्कुल भी नहीं लगता इसे देख के कि ये एक छोटी सी की कार है, बल्कि इसे देख के लगता है कि यार ये कोई बड़ी SUV टाइप की व्हीकल है या क्रॉसओवर टाइप की व्हीकल है। बहुत अमेजिंग तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है और फिर ये जो फ्रंट से इसकी शेप है ये बड़ी ही एग्रेसिव आपको नज़र आती है। डिटेल्स में अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको कंप्लीट LED लाइट्स मिलती हैं जो कि प्रोजेक्शन वाली होती हैं और ये ऑटोमेटिक भी होती हैं। अंदर चलकर हम इन फीचर्स को मज़ीद डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे कि लाइट्स में आपको क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऑटोमेटिक और ऑटो हाई बीम असिस्ट इन गाड़ियों में बिल्कुल नॉर्मल फीचर होता है जो कि दिया जाता है। फिर इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स हैं जो कि नीचे मौजूद हैं और साथ ही इस गाड़ी में आपको LED फॉग लैंप्स भी मिलते हैं। तो अगर आप रात के वक्त इसको चला रहे हैं, आपको मज़ीद एक्स्ट्रा विजिबिलिटी चाहिए तो आप इसके फॉग लैंप्स को भी ऑन कर सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी में फ्रंट और बैक पर आपको पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन भी मिलता है। तो यस, सिटी ड्राइविंग के लिए, टाइट स्पेस में मनूवर करने के लिए इस गाड़ी को पार्किंग सेंसर्स किसी भी गाड़ी में होना बहुत ज़रूरी है,
जो कि इस गाड़ी को मज़ीद आसान बना देंगे आपके लिए ड्राइव करना। फिर उसके अलावा अगर आप साइड पर आएँ तो यहाँ पर हमारे पास इस गाड़ी में अलॉय रिम्स प्री इंस्टॉल्ड हैं। सबसे डिफरेंट चीज़ आपको यहाँ पर जो नज़र आएगी वो है ये ईवी का बैज, क्योंकि जापानीज़ मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से आप समझ लें कि ये बिल्कुल पहली गाड़ियाँ हैं जो कि ईवीज़ में आ रही हैं। नॉर्मली इस तरह की गाड़ियों में 660 सीसी इंजन्स आपको दिए जाते हैं, लेकिन अब ये गाड़ी कम्प्लीटली ईवी में है, जिसका बैज भी यहाँ पर आप देखेंगे। फिर अगर टायर साइज़ की बात करते चलें तो इसमें आपको 15 साइज़ के रिम्स मिलते हैं। 15 साइज़ का रिम्स ठीक ठाक बड़े साइज़ का होता है, जिसके ऊपर आपको कुम्हो का टायर मिलेगा मित्सुबिशी की ब्रांडिंग के साथ। और ये गाड़ी रीजनरेटिव टेक्नोलॉजी के साथ आती है, यानी कि अगर आप इसकी व्हील्स की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना चाहते हों तो उसके लिए आपको गाड़ी में अंदर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया जाता है। अच्छा, उसके अलावा साइड मिरर्स गाड़ी के ब्लैक में हैं और ये गाड़ी है भी 2 टोन कॉम्बिनेशन में। रूफ़ और मिरर्स और इसके पिलर्स जो हैं ये ब्लैक कलर में हैं और साथ ही नीचे गाड़ी की जो बॉडी है ये वाइट कॉम्बिनेशन में आ जाती है। फिर इसमें साइड पर आपको प्रॉपर ग्लाइडिंग देखने को मिलती है जो कि मैट फिनिश में आती है और ये गाड़ी की साइड लुक्स को काफ़ी इन्हेंस कर देती है। डोर लैचेस बॉडी कलर्ड में हैं, साथ ही इनमें आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम का ऑप्शन भी इस गाड़ी में दिया जाता है। यहाँ पर हमारे पास चार्जिंग के लिए आपको आउटलेट्स मिलते हैं और अगर आप यहाँ ऑप्शंस देखें तो आपके पास 2 तरह की पावर सॉकेट्स मौजूद हैं, एक नीचे है और एक ये ऊपर है। तो फास्ट चार्जिंग भी है और रेगुलर चार्जिंग भी है, दोनों में से जो भी आप इसमें यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। एक और चीज़ कि इस कवर को ओपन करने के लिए आपको लिड को ओपन करने के लिए अंदर कोई भी लैच नहीं मिलता है। इसको यहीं से आप पुश करेंगे प्रेस करके तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा और वापस इसको पुश करने से ये लॉक हो जाएगा। अच्छा, फिर रियर साइड की अगर बात करते चलें तो रियर साइड से ये आइकॉनिक लुक्स के साथ आती है और बैक से आपको वही सेम मित्सुबिशी ईके वाली लुक्स मिलती हैं जो कि ईके एक्स की होती हैं, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की। वर्टिकल शेप में लाइट्स आपको मिल जाती हैं, पोल स्टाइल में एंटीना है, स्पॉइलर पीछे आपको मिलता है, साथ ही साथ इसमें रियर साइड पर क्रोम के साथ साथ पार्किंग सेंसर्स और रिफ्लेक्टर्स का ऑप्शन दिया जाता है। जस्ट एक बैज यहाँ पर चेंज है जो कि आपको ईवी का मिलता है। पहले आपको यहाँ पर मित्सुबिशी ईके वगैरह का बैज मिलता था या हाईवे स्टार होती थी निसान डेज़ में, लेकिन यहाँ पर अब आपको सिंपल ईवी का बैज मिलता है। अच्छा, उसके साथ साथ अगर हम इंटीरियर की बात करते चलें तो इंटीरियर इस गाड़ी का बेहद अमेजिंग किस्म का है और डैशबोर्ड ही गाड़ी का बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है, जिस पर आपको वॉल्यूम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और मल्टीमीडिया बटन्स मिलते हैं और साथ ही साथ राइट साइड पर कुछ मज़ीद कंट्रोल्स हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखें, आपको हेडलाइट्स की एडजस्टमेंट भी मिलती है, तो अगर आप उसकी बीम को एडजस्ट करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ आप टाइमर लगा सकते हैं चार्जिंग पर और उसके साथ साथ ट्रिप को रीसेट करने का बटन है, मीटर की ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही आपको ब्रेक ऑटो होल्ड का ऑप्शन मिलता है, वो आप चेंज कर सकते हैं। ड्राइविंग मोड्स हैं और लेन कीप असिस्ट या डिपार्चर वार्निंग का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया जाता है। अच्छा, फिर अगर हम बात करें इसके स्टीयरिंग व्हील की तो एक चीज़ आप देखेंगे कि ये कंप्लीट मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ है। फिर एक और अच्छी चीज़ इस गाड़ी की ये है कि आप इसे ये देखें ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये बहुत ग्रेट किस्म का फ़ीचर है, अमेजिंग फ़ीचर है। ख़ास तौर पर अगर आपकी लेग्स की लेंथ ज़्यादा है तो आपकी नीज़ इसको टच नहीं करेंगे और आपकी बॉडी के हिसाब से आप इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं इस तरीके से। ये बड़ा अमेजिंग किस्म का फ़ीचर है। अच्छा, अब क्योंकि ये कंप्लीट ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो एक और चीज़ आप यहाँ देखेंगे कि इसमें कोई भी एनालॉग मीटर नहीं है, जैसा कि नॉर्मली इंजन्स वाली गाड़ियों में आपको दिया जाता है। ऐसा कोई भी सीन नहीं है। यहाँ पर भी स्क्रीन है और यस, ये तो आपका रेगुलर डिस्प्ले आ जाता है। मज़ीद फ़ीचर्स में इसमें आपको जो क्लाइमेट कंट्रोल दे दिया गया है ये भी बिल्कुल नए लेआउट के साथ है। पूरी एक डिजिटल यहाँ पर आपको सेटिंग्स मिलती हैं और ये जो पूरा पैनल है ये ग्लॉसी फिनिश में डिज़ाइन हुआ हुआ है। अच्छा, जो पुरानी निसान डेज़ या ईके एक्स आती थी उसमें भी तो डिजिटल ही आता था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि हल्का सा उसके क्लाइमेट कंट्रोल में आपको एक लैग देखने को मिलता था। जब आप टच करते थे तो कुछ देर बाद वो काम करता था या कई केसेस में वो कभी कभी हल्का सा लैगी फील होता था और हैंग भी कर जाता था। ज़्यादा केसेस में ऐसा नहीं होता था, लेकिन कभी कभार ऐसा सीन होता था। लेकिन इसे मैंने मल्टीपल टाइम्स यूज़ करके देखा है, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है। अगर आप देखें इसका रिस्पॉन्स चेक करें आप कितना फास्ट है। मतलब ये ऑब्वियसली प्रोसेसिंग पावर जो होती है, जितना जो भी प्रोसेसर इन सारी चीज़ों को चला रहा होता है वो भी इंक्रीज़ हो गई, तो उसकी वजह से आप देखें लैग बिल्कुल ख़त्म हो गया। कोई भी ऑप्शन आप कोई भी बटन आप प्रेस करते हैं उसका रिस्पांस इंतहाई इंस्टेंट है। और ये जितनी भी टच स्क्रीन्स वाली या सॉफ्ट टच वाले बटन्स वाला जो सेटअप आता है जितना भी, ये इरिटेट सिर्फ तभी करता है जब इसका जो पीछे प्रोसेसिंग यूनिट है वो थोड़ा सा वीक हो या थोड़ा सा पावरफुल कम हो।
उस सूरत में ये आपको बड़ा इरिटेट करता है। लेकिन इस केस में ये जो इस गाड़ी का डिज़ाइन हुआ है सुपर फास्ट है, मतलब सुपर फास्ट इतना ज़्यादा है कि आप हल्का सा ऐसे टच करें, ये देखें तो आपका एक तो इसका टच का रिस्पॉन्स बहुत मज़े का है, कैपेसिटिव टाइप का टच है इसका। फिर दूसरी बात ये कि ये बहुत क्विक है, तो आपको कोई भी फंक्शन आप यहाँ से ये देखें ऑपरेट करें, हर एक चीज़ प्रॉपरली इसकी वर्क करती है। अच्छा ये हीट वाला अभी नहीं कर रहा, मुझे लगता है ये हम ऑटो पर करेंगे। यस अब कर रहा है, ये देखें वो वहाँ से ऑफ हुआ था, इस वजह से वो काम नहीं कर रहा था। तो न सिर्फ ये मॉडर्न लेआउट के साथ है बल्कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट भी हो गया, तो ये अमेजिंग चीज़ है। फिर एक और मज़े की चीज़, नॉर्मली जापानीज़ गाड़ियों में ख़ासतौर पर 660 सीसी इंजन वाली गाड़ियों में सीट्स तो हीटेड दी ही जाती थी, जो कि इसमें भी हैं, लेकिन साथ ही साथ अब इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सीट्स के साथ आपको स्टीयरिंग व्हील की हीटिंग का भी ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप इस गाड़ी को कहीं ऐसे जगह पर लेकर जा रहे हैं, नॉर्थ में चला रहे हैं या किसी भी ऐसी जगह में चला रहे हैं जहाँ पर सर्दी ज़्यादा है, तो सीट्स के साथ साथ आप स्टीयरिंग की भी हीटिंग को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। अच्छा गियर नॉब इसका कम्प्लीटली नए डिज़ाइन में है, जिसमें आपके पास इस बटन को प्रेस करने से पार्क आ जाएगा। आप अगर इसे नीचे शिफ्ट करेंगे तो आपके पास ड्राइव मोड और ब्रेक मोड है। फिर उसके साथ साथ सेंटर में हमारे पास न्यूट्रल है और बिल्कुल ऊपर करके हमारे पास रिवर्स गियर आ जाता है। अच्छा इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, वो भी इसमें दिया जाता है, इसे पार्क पर लगा लेते हैं। फिर उसके साथ साथ ये एक बड़ा अमेजिंग फीचर है, इस बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ इसकी स्क्रीन में एक ग्रीन कलर की लाइट ऑन होती हुई आपको नज़र आएगी, जो कि बिल्कुल इस जगह पर है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। तो ये लाइट बेसिकली इसकी रीजनरेटिव टेक्नोलॉजी की है कि अगर आप चाहते हैं कि गाड़ी ब्रेकिंग से ही वापस एनर्जी बनाए और उसको बैटरीज में स्टोर करे, तो इस फीचर को आप एक्टिवेट या डीएक्टिवेट यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर उसके अलावा नीचे हमारे पास 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी मौजूद है। यहाँ एक छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट टाइप की जगह आपको दी गई है, नीचे एक और स्टोरेज कंपार्टमेंट है। और आपको मज़े की बात बताऊँ कि यहाँ पर मैंने अपना कैमरा रखा हुआ था इस जगह पर, तो जब मैंने इस गाड़ी को एक्सेलरेट किया तो वो यहाँ से इस जगह से बाहर निकला, हालांकि ये ऐसे स्लोप बना हुआ है, वो यहाँ से फिसला और नीचे चला गया। और एक्सेलरेशन में तो ये गाड़ी कमाल की है, मतलब इसका कोई भी मैच नहीं है। अच्छा फिर उसके साथ साथ फ्रंट डैशबोर्ड काफ़ी बड़ा बना हुआ है, मल्टी लेयर्स में डिज़ाइन हुआ है, जो कि देखने में भी काफ़ी प्यारा लगता है। और फीचर्स तो आपको इस गाड़ी में पूरे दिए गए हैं, जैसे किसी भी जापानीज़ गाड़ी में आपको दिए जाते हैं। मज़ीद यहाँ पर आपको सीट बेल्ट वार्निंग मिलती है, यहाँ पर आपको लाइट्स का ऑप्शन मिल जाता है और ये आपका SOS कॉल का बटन यहाँ मौजूद है। और स्टोरेज के लिहाज से भी ये गाड़ी एक बड़ी डिसेंट स्टोरेज कैपेसिटी आपको ऑफर करती है, जिसमें ऊपर आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है, फिर नीचे आपके पास मेन ग्लव बॉक्स आ जाता है, यहाँ पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है, सेंटर में आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है। तो स्टोरेज के लिहाज से भी ये एक बड़ी ही प्रैक्टिकल किस्म की व्हीकल है। और एक और जगह कि इसमें आपको यहाँ डोर पर अगर आप साइड पर देखें तो इस जगह पर भी अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस मिलती है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात अगर डिटेल में करें तो इसमें आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस देखने को मिलेंगी, जिसमें हमारे पास स्पीड है, डिजिटल स्पीड आपको इसमें मिलती है, और यहाँ पर आपके पास रोड साइन डिटेक्शन सिस्टम है। और ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 3800 किलोमीटर चली हुई है, तो आप इस गाड़ी को तकरीबन ब्रांड न्यू कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा जी, इस वक्त बैटरी 61% चार्ज है और ये जो रेंज शो कर रही है वो तकरीबन 97 किलोमीटर्स की है, 97 किलोमीटर्स की रेंज तकरीबन ये गाड़ी शो कर रही है। फिर गियर पोजीशन इंडिकेटर है और इन चीज़ों को आप चेंज भी कर सकते हैं। ये जो बटन्स हैं इनकी मदद से आप इस डिस्प्ले को चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपके पास इस तरह का डिस्प्ले है एनर्जी मीटर के साथ, फिर सेकंड ये आपका डिस्प्ले आ जाता है और ये आपका डिस्प्ले आ जाता है। तो 3 डिस्प्लेज हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं जिसको आप चेंज कर सकते हैं। और बेसिकली इसमें डायनामिक डिस्प्ले आता है, आउटसाइड टेम्परेचर भी मौजूद है, टाइम का ऑप्शन है, रोड साइन डिटेक्शन सिस्टम आपको शो होता है। तो तकरीबन सारे ही फीचर्स यहाँ पर आपको ये गाड़ी स्क्रीन में ऑफ़र करती है। और इसके साथ साथ अच्छे खासे बड़े साइज़ का यहाँ पर ये मल्टीमीडिया डिस्प्ले भी मौजूद है, जो कि यस ये भी टच स्क्रीन है, तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। और ये भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, मतलब इसका जो स्पीड है ये काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल भी लैग नहीं करता, ये आप देख सकते हैं। इसमें आपको ब्लूटूथ वगैरह वो सब चीज़ें दी जाती हैं। अगर सीट्स की बात करें तो इस गाड़ी की सीट्स बेहद कंफर्टेबल हैं और ये आपको सेम पार्टीशन लेस सीट्स मिलती हैं जैसे कि बाकी जापानीज़ गाड़ियों में आपको दी जाती हैं। इसमें सेंटर में कोई भी पार्टीशन नहीं है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है तो वो आपको डैशबोर्ड पर दी जाती है, जबकि यहाँ सेंटर में हमारे पास ओपन स्पेस है। आर्म रेस्ट का ऑप्शन भी मौजूद है जो कि आपके सफ़र को मज़ीद आरामदेह बनाएगी। और इसकी सीट्स की जो कुशनिंग है और जो ये कलर कॉम्बिनेशन है ये बेहद अमेजिंग है। और एक अच्छी चीज़ ये कि इस गाड़ी की सीट्स ओरिजिनली लेदर में हैं, ये फैब्रिक सीट्स नहीं हैं और ये प्रीमियम वाला लेदर है। साइड्स इसकी प्रॉपर लेदर की हैं, पूरी की पूरी सीट्स की। सेंटर में फैब्रिक है तो आपको स्वेटिंग वगैरह का प्रॉब्लम भी इस गाड़ी में
नहीं होगा। और पिछली सीट्स की अगर बात करें तो इन जापानीज़ गाड़ियों में जो सबसे अमेजिंग चीज़ है वो इनकी लेग स्पेस है। तो यहाँ रियर पैसेंजर्स के लिए इतनी ज़्यादा लेग स्पेस है कि आप आराम सुकून से, जितनी भी मर्ज़ी आपकी हाइट हो, आप आराम सुकून से यहाँ पर बैठ सकते हैं। मतलब 1 फुट के करीब तकरीबन यहाँ पर नी स्पेस बनता है, तो आप इस स्पेस को प्रॉपर एंजॉय कर सकते हैं। फ्लैट फ्लोर है तो 3 बंदे भी आराम से बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। और इसके साथ साथ इसकी ये जो पिछली सीट्स हैं इनका आप इंक्लाइनिंग एंगल भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से देखें तो यहाँ पर भी ये एडजस्ट हो सकती है और यहाँ पर भी ये एडजस्ट हो सकती है। फिर इसके दरमियान में भी आपको 5 से 6 लेवल्स मिलते हैं जहाँ पर आप इस सीट की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक मज़े की चीज़ और ये है कि आप यहाँ से प्रेस करते हुए इस बेंच को भी इस तरीके से आगे और पीछे मूव कर सकते हैं। तो आप अपनी लेग स्पेस को कम कर सकते हैं। कम बेसिकली इसलिए होती है कि अगर आप यहाँ से इस बेंच को आगे मूव कर लेंगे तो फिर आपके पास जो इसकी डिग्गी वाली स्पेस है वो बहुत ज़्यादा बन जाती है। और अगर आपने इसको पीछे मूव करना है तो फिर आपके पास लेग स्पेस बहुत ज़्यादा हो गई है लेकिन बूट स्पेस थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको बूट स्पेस ज़्यादा चाहिए या आपको लेग स्पेस ज़्यादा चाहिए। ओके जी, सो यहाँ पर आज की वीडियो को हम क्लोज़ करते हैं। ये गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स से ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।